पृथ्वीराज चौहान उस कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय शासकों में से वो एक थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जो विदेशी आक्रांताओं से भारत का जो संघर्ष रहा है, उसके प्रतीक भी है। जिस समय वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान बेसिकली यू कैन से ही वाज़ ऑन द ग्राउंड ज़ीरो मैदान में थे। तो जब पृथ्वीराज हमें भारतीय इतिहास के एक युगांतकारी मोड़ पर खड़े मिलते हैं, वो उस मोड़ पर जहाँ से इस देश की आने वाली कई सदियों की नियति तय हो गई थी। आप सभी को एक चीज़ स्पष्टता हो इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम आज इस मंच पर किस उद्देश्य से हैं। आज हम यहाँ इतिहास के लिए आए हैं। लेकिन इतिहास किसका? अमेरिकी इतिहास, चीनी इतिहास, किसका इतिहास? इतिहास हमारा है, भारतीयों का इतिहास। तो ध्यान देना आवश्यक हो जाता है और आप लोगों का इस मंच पर आकर सुनना ही ये बताता है कि आप इतिहास का महत्व जानते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि इस वार्ता के अंत तक आप इसे और अच्छे से समझ पाएँगे। तो मोटे तौर पर तो ये विषय हुआ, पर हम अपने हज़ारों वर्षों के इतिहास के जिस छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण भाग पर आज ध्यान देंगे अ, वो है पृथ्वीराजकालीन इतिहास। जिस पर मैंने कुछ समय पहले एक पुस्तक लिखने का दुस्साहस किया था एंड नाउ देयर इज़ अ फिल्म कमिंग अप ऑन पृथ्वीराज रिलीजिंग द दिवाली दिस ईयर। तो आज इतिहास में सीधे गोते लगाने से पहले जस्ट टू गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैं लेखन के कुछ आयाम बताना चाहूँगा जो मेरा अध्ययन रहा है उस पर और उसी के द्वारा विषय में प्रवेश करेंगे। अ, फिर उसके बाद पृथ्वीराज का परिचय, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और संक्षेप में चौहान राज्य पर एक दृष्टि डालेंगे। अ, पृथ्वीराज ने एक शासक व्यक्तित्व के रूप में जो कुछ किया, ठीक किया, नहीं किया, इस पर कुछ बिंदु लेकर तुलना भी करेंगे और इस सब के अतिरिक्त मेरा जो ध्येय या रुझान था पृथ्वीराज के पर अध्ययन करते समय अधिकतर विवादास्पद बिंदुओं की ओर रहा कि उन पर जितना भी मुख्य धारा में जो कथानक हैं, जो कुछ भी उनके बारे में कहा जाता है, उसमें जितनी भी उलझन और खींचतान है, उसके बीच सत्य आखिर कहाँ ठहरता है, ये जानने का प्रयास किया। आज आपसे उन्हीं विवादों पर जो विश्लेषण किए हैं, उनमें से कुछ साझा करूँगा। तो लेखन के आयाम जिनकी बात करूँ, वो हैं क्या लिखा, कैसे और क्यों? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि पृथ्वीराजकालीन इतिहास पर आज भी मुख्य धारा में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, विवाद हैं। तो मेरा प्रयास उन्हें साधने का रहा, जैसे कि पृथ्वीराज ने गौरी को छोड़ा या नहीं? यदि छोड़ा तो कितनी बार? या क्या संयोगिता प्रेम प्रसंग सत्य है? क्या जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को बुलाया? पृथ्वीराज का जन्म कब हुआ? मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई? और पृथ्वीराज की वंशोत्पत्ति किस प्रकार है? दुर्भाग्य से इस पर भी व्यर्थ का विवाद है। तो पुस्तक कालक्रम में आगे चलते हुए इस प्रकार के कई प्रश्नों को लेती हुई इतिहास का अध्ययन करती है। अब यदि क्यों पर आऊँ कि पृथ्वीराज पर पुस्तक क्यों? तो उत्तर इससे भी बड़े एक प्रश्न से आरंभ होता है कि इतिहास ही क्यों? जिस समाज में इतिहास का शोधन नहीं होता, वहाँ सत्य का शोधन नहीं होगा। जहाँ सत्य का शोधन नहीं होगा, वहाँ धर्म की स्थापना संभव नहीं है। यदि धर्म स्थापित नहीं किसी समाज में, तो उससे पृथक, उससे अलग आप विज्ञान और गणित की लीला खेलकर चाहे जितना भौतिक विकास कर लें, उसकी परिणति अच्छी नहीं होती है। लेकिन पृथ्वीराज ही क्यों? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान उस कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय शासकों में से वो एक थे।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, जो विदेशी आक्रांताओं से भारत का जो संघर्ष रहा है, उसके प्रतीक भी है। जिस समय वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान बेसिकली यू कैन से ही वाज़ ऑन द ग्राउंड ज़ीरो, मैदान में थे। तो जब पृथ्वीराज हमें भारतीय इतिहास के एक युगांतकारी मोड़ पर खड़े मिलते हैं, वो उस मोड़ पर जहाँ से इस देश की आने वाली कई सदियों की नियति तय हो गई थी। अ, उसी समय मुख्य भारत में मतलब जिसे हम आज का भारत कहते हैं, उस समय वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों का पहला स्थायी अधिकार हुआ था। फिर आगे का हाल लगभग आप सभी जानते हैं कि कई मलेच्छ राज्य भारत में स्थापित हुए और इनका प्रभाव घटता-बढ़ता रहा मगर स्थापित हुए, फिर लंबा संघर्ष चला और भारत कई मायनों में सदा के लिए बदल गया। तो केवल आज नहीं मतलब पृथ्वीराज और हमारे बीच 800 वर्षों में जब भी इतिहास पर अनुसंधान होता है, तो खोज की दृष्टि बरबस ही इस कालखंड पर आके टिक जाती है क्योंकि यहीं से समय के धारे अपनी चाल बदल लेते हैं। दूसरा कारण पृथ्वीराज पर आने का ये था कि उनका नाम बहुत सी बातों से फैला हुआ है, जैसा कि मैंने कहा संयोगिता से प्रेम विवाह, जयचंद से शत्रुता। तो मुख्य धारा के जो कथानक है, मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स जो हैं पृथ्वीराज पर, इनमें एक चरमपंथ झलकता है। जैसे एक तरफ तो दैवीय स्तर तक महिमा मंडन होता है कि जी हमारे राजा महाराजा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, दे वर द बेस्ट। दूसरी तरफ एक आलोचनात्मक और चरित्र हनन वाली स्थिति आ जाती है कि कहा जाता है पृथ्वीराज तो टायरों की भांति युद्ध से भाग रहा था, युद्ध स्थल से। युद्ध स्थल में वो लंबे समय तक सोता रहा। एक एक ग्रंथ में कहा गया है कि 10 दिनों तक पृथ्वीराज युद्ध स्थल में सो रहा था। पता नहीं लेखक मतलब क्या चाहते थे कि हम उन्हें गंभीरता से लें या नहीं, पर ठीक है जो भी है। तो ये दोनों ओर के जो वर्णन हैं, वो एक प्रकार के कैरिकेचर्स हैं, यानी व्यंग्यात्मक है, सत्य से परे है। तो लेखन में और जो अध्ययन था उसमें प्रयास ये था कि ये जो कैरिकेचर्स हैं इनको एक्सपोज़ करते हुए सत्य कहाँ है उसे ढूँढा जाए। और फिर समय-समय पर क्या होता है इतिहास के क्षेत्र में नई-नई विकृतियाँ और प्रपंच प्रचलित होते हैं, अलग-अलग कारणों से। प्रोपेगेंडा नेवर लैक्स एनी रीज़न्स टू कम इन एनीवेयर। तो उनके अनुसार फिर ढाला हुआ मॉड्यूलेटेड प्रत्युत्तर जनमानस में पहुँचना चाहिए, तथ्यों और तर्कों के आधार पर। ये भी एक कारण था कि पृथ्वीराज पर लिखना पड़ा, नहीं तो देखिए पृथ्वीराज पर पहले भी बहुत से विद्वानों ने लिखा है और मैं तो विद्वान भी नहीं हूँ। तो लिखने पर बाध्य होने के ये सब कारण थे। अब जल्दी से मैं आता हूँ कैसे लिखा है इस पर। पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं, जो कि कालक्रम अनुसार फिर पृथ्वीराज के जीवन में आगे चलते हुए विषय पर प्रकाश डालते हैं। हर अध्याय के अंत में उसका एक सार दिया गया है जिससे कि आप जब अगले अध्याय में विषय के किसी दूसरे आयाम में डूबे, उससे पहले पाठक की दृष्टि फिर से ऊपर लाकर एक बड़े परिदृश्य में रखी जा सके, सो दैट यू बेसिकली गेट द बिगर पिक्चर अगेन। तो कौन थे पृथ्वीराज चौहान? पहले इस पर आ जाते हैं। मध्यकाल में इन द मिडीवल एजेस उत्तर पश्चिम भारत में सांभर या उसके पास में अजमेर नामक स्थान है। वहाँ चौहान वंशीय राजाओं का एक राज्य था जिसे सपादलक्ष राज्य कहा जाता है। सपादलक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख। तो ये राज्यों की एक श्रेणी होती है कि यदि किसी राज्य में अंदाजे से 1.25 लाख गांव आते हैं तो उसे सपादलक्षीय राज्य कहा जाता है। तो इसी राज्य के चौहान वंशीय राजाओं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान। और अजमेर के जो चौहान वंश है उसमें पृथ्वीराज नाम के 3 राजा हुए हैं और जिन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज का जो शासनकाल है वो 12वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में आता है, इन द सेकंड हाफ ऑफ 12th सेंचुरी एडी। इसके अतिरिक्त इनके परिवार में आपके पिता सोमेश्वर चौहान ये पृथ्वीराज से ठीक पहले अजमेर के सिंहासन पर थे और माता कर्पूरी देवी केंद्रीय भारत में एक कलचुरी राज्य था जिसकी वो राजकन्या थी।
पृथ्वीराज के एक छोटे भाई थे, जिनका नाम अधिकांश स्थानों पर हरिराजा और एक स्थान पर यशोराज भी उन्हें कहा गया है। अ, और पृथ्वीराज का एक पुत्र था जिनका नाम गोविंदराज चौहान था। तो इसके बाद मैं चौहान वंश की बात करता हूँ। यानी कि पृथ्वीराज के जो पूर्वज थे। पहले तो एक बार वंश शब्द को जल्दी से समझ लेते हैं। जब किसी मूल पुरुष से पैतृक या जेनेटिक संबंध रखते हुए पीढ़ियों की श्रृंखला बनती है और उस पहचान से व्यक्ति का सामाजिक सरोकार सीधा-सीधा जुड़ता हो, तो उसे आप वंश कह सकते हैं। ये एक सरल सी परिभाषा होगी और मध्यकाल में भारतीय राज्यों की जो राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था थी, इसमें वंशों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप ये कह सकते हैं कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था एक वंश की शक्ति पर टिकी होती थी और इसी का उदाहरण चौहानों के जो अजमेर राज्य है, उसमें मिलता है। अ, अब बारी चौहान शब्द की, तो अगर चौहान शब्द की व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी देखेंगे तो इसका मूल रूप चाहमान मिलता है। ये आपको शिलालेखों में भी और ग्रंथों में भी मिल जाएगा। तो अपभ्रंश में आते-आते चाहमान से चौहान हो गया। अब चाहमान जो थे, वो इस वंश के मूल पुरुष थे, इसी कारण से वंश का नाम चाहमान था और इन्हें ईसवी की 6ठी शताब्दी में रखा जाता है। उस समय जब जो मालव वंश था या उनसे जुड़ा जो औलिकार वंश था, अ, उसी समय चाहमान को रखा जाता है। तो जिस समय इन्होंने हुनों से लड़ाई की थी और हुनों को हराया था, लगभग उसी समय चाहमान को रखा जाता है क्योंकि अगर आप इनका सांभर क्षेत्र देखेंगे, तो जिस रास्ते से हुनों के आक्रमण होते थे और जहाँ से औलिकार वंश का जो शक्ति केंद्र था, उन्होंने जो मुकाबला किया, बिल्कुल बीच में सांभर और अजमेर का क्षेत्र आता है। तो यदि दोनों वर्गों में कोई संघर्ष होता है, तो ये असंभव है कि चौहानों का कोई उसमें योगदान ना हो। तो चौहानों की एक शाखा गुजरात के भरूच में, जिसका प्राचीन नाम भृगुकच्छ है, वहाँ पर सामंत के रूप में शासन कर रही थी। तो उनकी एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है उनका हासोट से 8वीं सदी के मध्य का, जिसमें पीछे की 8 पीढ़ियाँ चौहानों की बताई गई हैं। अब आप 25 इयर्स पर पर्सन एक एवरेज लेकर चलेंगे, तो वंश का आरंभ आपको 500 ईस्वी के आसपास मिलेगा, जब ये सब हुनों के आक्रमण आदि हो रहे थे। और इसे निश्चित करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वीराज विजय, अगर आप पृथ्वीराज विजय को लें, जो कि चौहानों के विषय में सबसे सटीक ग्रंथ माना जाता है, उसमें लिखा है कि चाहमान और उनके भाई धनंजय ने वहीं केंद्रीय राजस्थान के क्षेत्र में असुरों से युद्ध किया। अब असुर शब्द जो है, ये जितने भी प्रकार के म्लेच्छ आक्रांता आते थे, उनके लिए प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने एक अनुमान दिया है कि जब मालवों का हुनों से संघर्ष हो रहा था, उसी समय चाहमान या तो उसी वंश के पुत्र के रूप में या उनके सामंत के रूप में उन्होंने भाग लिया था और वहीं से चौहान वंश आरंभ होता है। तो प्राचीन वंशोत्पत्ति की बात करें तो अधिकांश शासकों को चौहान वंश के उन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। चाहे आप शिलालेखों में देखें या ग्रंथों में देखें, कुछ एक स्थानों पर चंद्रवंशी भी लिखा मिलता है। और मध्यकालीन उद्गम स्थल की बात मैं आप बता चुका हूँ, सांभर और उसके आसपास किसी स्थान से चौहानों का उद्गम बताया जाता है। और इसके अतिरिक्त चौहान राजनीतिक शक्ति का उभार, तो अब 6ठी सदी में जो सांभर का उद्गम स्थल था, वहाँ से अपना प्रभाव बढ़ाते हुए चौहानों की एक शाखा 8वीं सदी के मध्य में, यानी अरबों की पराजय के ठीक बाद, गुजरात के भरूच में शासन करती हुई मिलती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे की सदियों में अजमेर और उसके पास सांभर में केंद्रित जो चौहान शाखा थी, उसने उत्तर में दिल्ली की ओर और पूर्व में चंबल और रणथंभौर तक अपना स्थायी प्रभुत्व बनाया। तो ये सब समझने के लिए
आगे मैं एक वंशावली और मानचित्र की सहायता लूँगा। ये चौहान वंशावली का एक छोटा-सा भाग है, जो उस समय 12वीं सदी ईस्वी में सक्रिय था। क्योंकि चौहान शक्ति का चरम जो आया है, वो भी 12वीं सदी में ही आया था। जब एक के बाद एक आक्रामक शासक थे, अर्णोराज चौहान, उनके बाद विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज जैसे शासक आए। तो इस समय क्या हुआ, उत्तर भारत में निरंतर इन लोगों ने अलग-अलग दिशाओं में सैन्य अभियान और अपनी जो राजनीतिक दबिश दी, तो उससे बहुत से परिवर्तन हुए और राज्य का विस्तार भी हुआ। तो ये वंशावली आपको उस समय भी बाय द वे सहायता करेगी जब आप पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ उस विषय में जब पढ़ेंगे। बट एनीवेज़, तो इनके जो अभियान थे उन्हें समझाने के लिए मैं आगे आपको मानचित्र की ओर लिए चलता हूँ। अ, ये 1190-91 ईस्वी का मानचित्र है। यानी जिस समय पृथ्वीराज चौहान का गौरी से टकराव हुआ, तब या उससे ठीक पहले लगभग यही मानचित्र वाली स्थिति थी। तो यहाँ अगर आप देखें, सबसे पहले मैं दक्षिण-पूर्व की ओर आपका ध्यान दिलाऊँगा। जो वंशावली में आपने सबसे पहला शासक देखा था अजयराज चौहान, इनके समय तक अ, चौहानों की दक्षिण-पूर्वी जो सीमा थी, ये यहाँ चंबल नदी, जस्ट अ मिनट, ये जो नीली रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसमें चंबल नदी में यहाँ तक इनका अधिकार क्षेत्र था। फिर उसके बाद अर्णोराज चौहान के समय में अ, उत्तर-पूर्व की ओर इन्होंने दिल्ली के तोमरों से युद्ध किया और उसके बाद जो दिल्ली के पास आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ का जो क्षेत्र है, इसे पहले कोइल कहा जाता था। अ, इस क्षेत्र में डोड राजवंश था एक, तो उन्हें अर्णोराज चौहान ने सामंत अपना बनाया युद्ध में हराने के बाद। तो इस प्रकार उत्तर-पूर्व में सीमा का विस्तार हुआ। उसके बाद ठीक उत्तर में विग्रहराज चौहान ने अभियान छेड़ा, जहाँ सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के तोमरों को निर्णायक रूप से परास्त किया और फिर आगे पंजाब की ओर जहाँ सतलज नदी चलती है, अ, सतलज नदी के लगती हुई उनकी उत्तरी सीमा पहुँच गई, यानी कि शिवालिक जो पर्वतमाला है, उसके पास से लेकर सतलज नदी से चौहान राज्य की सीमा लग गई। तो उत्तर में ये एक बहुत बड़ा विस्तार विग्रहराज चौहान के समय हुआ। इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल आया, तो अगर आपको ये जानना है कि चौहान शक्ति का सबसे बड़ा विस्तार या जो सबसे एक्सपैंडेड फॉर्म था वो कब था, तो वो पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल में ही था और उसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूँगा कि क्योंकि मैं यहाँ मानचित्र में नहीं बता सका हूँ, ये जो आपको चंबल नदी दिखाई दे रही है, इसके स्थान पर मध्य प्रदेश में एक धसान नदी है, जिसे प्राचीन काल में दर्शान कहा जाता था। ये महोबा के आस-पास है, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। आपको ये सीमा यहाँ तक आगे खींचनी होगी, पर ये जो एक्सपेंशन था पृथ्वीराज के काल में, इट वाज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, केवल कुछ ही वर्षों के लिए था। ये एक बहुत ही प्रचलित मिथक है कि अ, पृथ्वीराज ने गौरी को बार-बार हराया, पकड़ा और हर बार क्षमा कर दिया। मानो ना तो पृथ्वीराज को कोई समझ थी, ना ही उनके मार्गदर्शक और मंत्रीगण आदि राजनीति का कोई ज्ञान रखते थे। तो पृथ्वीराज रासो से लेकर जैन साहित्य तक भारतीय स्रोतों में इस क्षमादान की अलग-अलग संख्याएँ दी गई है। कोई कहता है 7 बार हुआ, कोई कहता है 21 बार लड़ाई हुई, कोई 23 भी बता देता है। तो तथ्यों की ओर आएँ, तो मैं पहले आपको पृथ्वीराज का थोड़ा चित्रण कर दूँ। इनको बाल्यकाल से ही 6 भाषाओं का ज्ञान था और इन्हें विज्ञान, कला की अनेक शाखाओं का बचपन से ही घना प्रशिक्षण दिया गया था। औषधि, सैन्य रचना, गणित, आप जो भी कह लें, बहुत से विषयों का इन्हें ज्ञान दिया गया था, प्रशिक्षण हुआ था। तो जब पृथ्वीराज ने
पहला युद्ध देखा, उसमें जीतने के बाद अ, शत्रु सैनिकों के कटे हुए सिरों की माला, मुंडमाला जो होती है, उसे अजमेर दुर्ग के द्वार पर, जो मुख्य द्वार का तोरण होता है, किसी द्वार के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे तोरण कहा जाता है। जो यहाँ आपको पृथ्वीराज विजय की पंक्ति में अंत में दिखाई दे रहा है तोरण, अ, वहाँ पर ये मुंडमाला लटकाई गई। उसके बाद जो शत्रु पक्ष के राज परिवार की महिलाएँ थी, उन्हें बंदी बनाकर अजमेर ले आया गया। और इस सब के अतिरिक्त कुछ वर्षों बाद जब पृथ्वीराज ने क्या किया कि चौंकाने के लिए रात के समय आबू के राज्य पर आक्रमण किया। और इसका उल्लेख एक तत्कालीन ग्रंथ में मिल जाता है, 5 पराक्रम योग। तो ये जो घिसा-पिटा रोना रोया जाता है ना कि पृथ्वीराज तो भारत के प्राचीन सैन्य आदर्शों से बंधे एक उसूलवादी व्यक्ति थे और इन्हें बदलते समय की समझ नहीं थी, चतुर नहीं थे और न जाने क्या-क्या। ये मिथक जो है ये ढह जाता है। अ, क्योंकि ये सब जो गतिविधियाँ हैं, ये देखकर कोई कैसे मान ले कि पृथ्वीराज इतने भोले होंगे जो गौरी को बार-बार पकड़कर छोड़ते रहेंगे। लेकिन लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि सभी भारतीय ग्रंथ एक सुर में ये कह रहे हैं कि पकड़कर छोड़ा गया। तो फिर हुआ क्या? संभावना ये बनती है कि ऐसा एक बार हुआ, जिसे बढ़ा-चढ़ाकर आगे की सदियों में भारतीय ग्रंथों ने संख्या को 7 और फिर 23 तक खींच डाला। भारतीय ग्रंथ ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज ने जब गौरी को छोड़ा तो एक जुर्माना या वॉर इंडेमनिटीज़ लेकर छोड़ा। तो ये जो जा तुझे माफ़ किया वाला जो कथानक है, नैरेटिव है, इसका कोई आधार नहीं है। और ये केवल एक बार नहीं हुआ, मध्यकाल में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाते हैं कि शत्रु राजा को अगर आप पकड़ लें, हरा लें, तो एक बड़ी धनराशि या उसके राज्य का एक भाग लेकर फिर उसे छोड़ा जाता है। तो पृथ्वीराज गौरी के बीच में ऐसा होना बिल्कुल संभव है और ऐसा होने के साक्ष्य भी हैं, जो मैं इनमें यहाँ नहीं उतर सकता, पर पुस्तक में विस्तार से दिया गया है। मगर ये इकलौता क्षमादान हुआ कब? आप में से कई लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज और गौरी की तराइन नामक स्थान में 2 बार टक्कर हुई। वैसे तराइन नामक इतिहास में कोई स्थान नहीं है, वो जो भौगोलिक फीचर होता है तराई, उसे फ़ारसी इतिहासकारों ने तराइन लिख दिया है। जो वास्तविक युद्ध हुआ है, वो नडाना नामक एक गाँव है जिसे पहले नराइन कहा जाता था, उसके पास मैदान में हुआ था। बट एनीवेज़, तो ये 2 बार टक्कर हुई। अब क्षमादान कब हुआ? ये हमारा मूल प्रश्न है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वैसे भी हार गए थे, तो वहाँ तो हारा हुआ क्षमादान कैसे कर सकता है? संभव नहीं। तराइन के प्रथम युद्ध में भी ये क्षमादान होने की संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है। क्यों? कारण ये कि एक तो उस युद्ध में गौरी बुरी तरह घायल हुआ था और बचा लिया गया था। युद्ध के तुरंत बाद दूसरी बात, पृथ्वीराज ने युद्ध स्थल से थोड़ा उत्तर में सरहिंद के एक किले को घेर लिया था। अब सरहिंद का किला जो था, पृथ्वीराज के राज्य में ही था, सीमा के पास था। बेसिकली इट वाज़ एन आउटपोस्ट, आउटपोस्ट कैसल, छोटा-सा दुर्ग था। अब गौरी ने जब घुसपैठ की थी, तो सबसे पहले यही किला दबाया था। अगर गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में पकड़ा गया होता और फिर क्षमादान के लिए पृथ्वीराज के सामने गिड़गिड़ाता, तो उसकी सेना युद्ध खत्म होने के बाद भी सरहिंद के किले में जमी नहीं होती और पृथ्वीराज को सरहिंद के किले को घेरने के लिए बाध्यता नहीं होती, क्योंकि फिर पृथ्वीराज के कहने पर बंदी और लाचार गौरी ने अपनी सेना को सरहिंद किला खाली करने को कह दिया होता गौरी ने, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये क्षमादान, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुए तीसरे युद्ध में हुआ। ये युद्ध तराइन की दोनों लड़ाइयों से पहले
1182-83 ईस्वी में हुआ और तराइन में नहीं हुआ। ये युद्ध मुल्तान और बीकमपुर के बीच सतलज नदी की घाटी के आसपास कहीं हुआ है और इसका भी ब्यौरा आपको पुस्तक में मिल जाएगा। तो ये जो निष्कर्ष था हमारा कि गौरी पर जो प्रचलित कथानक है कि इतनी बार क्षमादान हुआ, 7 बार हुआ या 23 बार हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यदि हुआ तो केवल 1 बार और उस समय भी गौरी को जुर्माना भरना पड़ा, आगे पृथ्वीराज को टैक्स देना पड़ा। अब अगले विवाद पर जाने से पहले पृथ्वीराज का शासक के रूप में जो व्यक्तित्व था उसका एक छोटा-सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में जो कमियाँ उजागर होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज के बारे में पहला बिंदु तो ये है कि क्या उन्हें राष्ट्र का बोध था? इस विषय में मैं नडोल नामक एक स्थान का प्रसंग दूँगा। ये राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में आता है, दक्षिण-पश्चिम सॉरी। तो यहाँ क्या हुआ 1178 एडी में गौरी ने शहाबुद्दीन गौरी ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और उसका मार्ग था जो मरुस्थल है थार का, उसके आसपास से निकलकर आना। और जब गौरी इस अभियान पर था, तो उस समय गौरी का एक दूत पृथ्वीराज के राज दरबार में आता है और ये दूत गौरी का कोई संदेश पृथ्वीराज को देता है। संदेश में मूलतः ये कहा गया था कि क्योंकि उस समय गुप्तचर सूचना गौरी को ये मिली थी कि पृथ्वीराज के राज्य के जो प्रधानमंत्री थे कदम्बवास, उनकी और चालुक्यों की शत्रुता है। तो गौरी को ये लगा कि यदि चौहानों को अपने साथ मिला लेते हैं तो चालुक्यों को हराने में आसानी होगी। तो इसी उद्देश्य से वो दूत और वो निमंत्रण पृथ्वीराज के पास आता है। तो पृथ्वीराज उस निमंत्रण को धिक्कारपूर्वक ठुकराते हुए कहते हैं कि मेरे पूर्वजों की भांति मैंने भी मलेच्छों का संहार करने का प्रण लिया है। तो ये जानते हुए भी इस प्रकार का निमंत्रण देना मूर्खता है और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अब ये जो अभियान था पृथ्वीराज के विरुद्ध नहीं था, चालुक्यों के विरुद्ध था, जिनसे उस समय पृथ्वीराज के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन इतना होने के बाद भी भारत के ही एक दूसरे राज्य पर आक्रमण में विदेशी की सहायता ना करना, निमंत्रण को ठुकराना, ये राष्ट्र के बोध का पहला संकेत है। अब इस अभियान में गौरी ने रास्ते में जितने भी क्षेत्र आए, तो वहां नडोल नामक एक छोटा-सा राज्य था जो चालुक्यों के अधीन था। इस राज्य का राज्यवंश चौहान था, नडोल राज्य का, लेकिन वो चालुक्यों के अधीन थे। नडोल के दुर्ग को गौरी ने ध्वस्त कर दिया और नगर को लूट लिया। ये समाचार जब पृथ्वीराज के पास पहुंचता है, तो पृथ्वीराज तुरंत ही युद्ध के लिए तत्पर हो गए। एक विदेशी आक्रांता के विध्वंस करने पर एक अन्य राज्य की सहायता के लिए युद्ध को तत्पर होना, जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, ये भी उनके राष्ट्र के बोध को दिखाता है। अब मैं आऊंगा धर्म के बोध पर। जिस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए थे, तो उसके बाद उन्हें बंदी बनाया गया और गौरी उन्हें बंदी बनाकर उसने अपने साथ रखा और प्रयास ये किया गया कि पृथ्वीराज किसी भी तरह से अधीनता स्वीकार कर लें गौरी की। कारण ये कि गौरी देखिए भारत में आकर जमने की रुचि गौरी की नहीं थी। गौरी का उद्देश्य ये था कि मैं राज्य प्राप्त कर लूं, लेकिन कोई सामंत के रूप में मेरे अधीनस्थ यहाँ पर काम करता रहे और
अधिक समस्या ना हो इसलिए कोई स्थानीय शासक हो तो सबसे अच्छा। तो इसीलिए यातनाओं के द्वारा, प्रलोभनों के द्वारा पृथ्वीराज को मनाने का प्रयास किया गया कि आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए हमारी। लेकिन पृथ्वीराज ने अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं किया। उन्हें नहीं लगा कि म्लेच्छों के टखने के नीचे काम करके वो अपनी प्रजा, धर्म और संस्कृति को बचा पाएँगे। तो यही कारण था कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और ये उनकी मृत्यु के मुख्य जो कारण थे, उनमें से एक था। अब मैं आऊँगा अगले बिंदु पर जो है नीति का बोध, जो एक राजा के लिए आवश्यक है। राजनीति कहती है कि अंत तक हार नहीं माननी चाहिए, यानी पासा कभी भी पलट सकता है। तो पृथ्वीराज के द्वारा कैद में भी गौरी के विरुद्ध एक योजना बनाई गई और अलग-अलग ग्रंथों में आपको इसके अलग-अलग वर्जन्स मिलेंगे कि पृथ्वीराज ने क्या प्रयास किया और किस प्रकार वो प्रयास विफल हो गया। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि अंतिम क्षण तक पृथ्वीराज का ये प्रयास था कि कैसे भी करके गौरी को मारा जाए और फिर से आप राज्य लें। तो ये भी एक प्रकार से नीति के बोध को दर्शाता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगता है कि पृथ्वीराज में दूरदर्शिता नहीं थी और राज्य के बाहर म्लेच्छ क्षेत्रों में जिधर गौरी था, गजनवी थे उससे पहले, उधर क्या हो रहा है उससे पृथ्वीराज या भारतीय शासक मुख्य रूप से अनजान रहते हैं। उस विषय में ध्यान देने की बात है, 1186 ईस्वी में जैसे ही पंजाब और लाहौर पर, पंजाब से मेरा अर्थ है जो मूल पंजाब है जिसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र पर गौरी ने गजनवी शासक को हराकर पूरा अधिकार कर लिया। जैसे ही ये होता है 1186 ईस्वी, आपको तुरंत पृथ्वीराज की राजनीति में करवट दिखाई देती है। कैसे? जिन तोमरों से दिल्ली का जो तोमर राज्य था, उनसे चौहानों के संबंध विग्रहराज चौहान की मृत्यु के बाद से ही खराब हो गए थे, जिसके कारण मैंने पुस्तकों में दिए हैं क्यों कैसे हुआ। उनसे पृथ्वीराज ने अपने संबंध सुधारे और आगे चल के फिर आपको तोमर और चौहान कंधे से कंधा मिलाकर तराइन के दोनों युद्धों में लड़ते हुए मिलते हैं। जिन चालुक्यों से पृथ्वीराज पिछले कुछ वर्षों से बार-बार लड़ते आ रहे थे, जो 1180s का जो डेकेड है उसकी शुरुआत में कई सालों तक ये लड़ाई चली। तो उन पर हावी होते हुए भी चालुक्यों से तुरंत पृथ्वीराज ने एक संधि कर ली और दक्षिण के मोर्चे पर भी शांति स्थापित हो गई। ये सब क्यों? उत्तर अब तक आपको मिल चुका होगा, क्योंकि पृथ्वीराज ने कहीं और एक बहुत बड़ा खतरा भांप लिया था, उत्तर-पश्चिम से, और वो गलत नहीं थे। तराइन से कुछ समय पहले ही गौरी की सेनाओं द्वारा पंजाब और राजस्थान की ओर से लूट-पाट या टोह लेने के लिए, जिसे आप कहते हैं ना, बेसिकली स्काउटिंग रेड्स, तो उस पर्पज़ से धावे मारना शुरू हो गया था। दे हैड स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल रेड्स। इसके बाद गौरी जैसी समस्याओं के इनके लिए अगर केंद्रीय सत्ता नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब पृथ्वीराज गौरी से लड़ रहे थे, उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो ये जो कुछ भी ऊपर हमने इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज और उस सब की बात की कि दुश्मन कैसा है, क्या लड़ाइयाँ हुई, हमने क्या सीखा, ये सब, इन सब का संरक्षण उस समय नहीं हो सका। लेकिन जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प था, द सेकंड बेस्ट थिंग दैट कुड हैव बीन डन, वो था गहराई से जुड़े 2-3 शक्तिशाली राज्यों का आप एक ऐसा संघ बनाएँ जो म्लेच्छों के विरुद्ध एक स्थायी और तुरंत प्रभावी ढांचा बनता है प्रत्युत्तर का। अ मैकेनिज्म टू बेसिकली हैव सम इनबिल्ट बफर एंड रिडंडेंसी, ताकि क्या हो कि एक और की सेना या किसी भी कारण से कोई राज्य नहीं समर्थ लड़ने में उस और मोर्चे पर म्लेच्छ सेनाओं से, तो दूसरा राज्य यू बेसिकली फिल इन फॉर इट। तो ऐसा कोई संघ ना बना पाना, ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल कही जाएगी। अब इसके बाद
बात करेंगे दूसरे कारण की, वो है भूगोल और सैन्य संसाधन। उसके लिए मैं आपको पहले एक एक और मानचित्र की ओर लेकर चलता हूँ। जी, अब आप इसे देखें तो अफ़गानिस्तान की ओर आपको पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू कुश और बाकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब ये ज्योग्राफी जो है, ये आपको जो 1000 मील का जो पूरा क्षेत्र है, मुल्तान लाहौर से लेकर आप पूर्व में शायद भागलपुर होगा वहाँ पर, वहाँ तक ले लीजिए। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, उससे ठीक पहले तक 1000 मील, नो ज्योग्राफिकल बैरियर, ड्रीम रन फॉर एनी इन्वेडर। तो ये ज्योग्राफी, ये भूगोल किसी भी डिफेंडर को ऐसे इन्वेडर के अगेंस्ट जिसकी कैवलरी बहुत अच्छी है, डिफेंड करने में बहुत बहुत मुश्किल बना देता है। अब आता है गुप्तचर व्यवस्था में कमियां। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बात की, तराइन की जो लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई, उसमें क्या हुआ कि गौरी ने अपनी सेना का एक भाग, जब उसने आकर कैंप किया और पृथ्वीराज से उसकी बातचीत शुरू हुई, उससे ठीक पहले अपनी सेना का एक भाग गौरी ने कुछ मील पीछे छोड़ दिया। That that was basically to give पृथ्वीराज a wrong estimate of his head count. ठीक है, तो उसका पृथ्वीराज को पता नहीं चला। फिर उसके बाद जब डिप्लोमेसी शुरू होती है, आपस में बातचीत शुरू होती है, तो उसके बाद में रात के समय गौरी की सेना अपने कैंप से चुपचाप निकल के और दे सर्कमवेंट द होल एरिया एंड रीच एट द बैक ऑफ द चौहान कैंप, ठीक पीछे। और सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उनका सरप्राइज अटैक शुरू होता है। अगर आपके स्काउट्स, अगर आपकी गुप्तचर व्यवस्था सुचारू है, ठीक से काम कर रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके दुश्मन ने सेना का एक भाग छुपा रखा है कुछ मील पीछे, एंड दे वर एक्चुअली यूज्ड इन द बैटल। जब लड़ते-लड़ते चौहान सेना थक गई, तो फाइनल किल के लिए गौरी ने अपने उस रिजर्व को पुल किया, दैट वाज हेवी कैवलरी, और उन्होंने जाके वहां पे जो बेसिकली दे वेंट फॉर द फाइनल किल टू बुचर एवरीथिंग। तो ये इस प्रकार की चीजें कि आपको घेरा जा रहा है या दुश्मन की कुछ सेना का कुछ भाग पीछे छुपाया गया है, ये सब आपको पता नहीं चल पाना गुप्तचर व्यवस्था में आपकी खामियों को उजागर करता है। तो ये कुछ ऐसी कमियां थी जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक था। अब मैं आऊंगा अगले प्रसंग पर, जो है पृथ्वीराज की जाति या जनजाति। ये एक ऐसा विषय है कि इस पर चर्चा होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, सही कहूँ तो। क्योंकि होता क्या है, आप अगर इतिहास के महाव्यक्तित्वों को जाति के तराजू पर तोलने लग जाए, तो समझ लें कि इतिहास तो हमने पहले ही खो दिया है और उससे कुछ सीखा नहीं है। पर ये विषय फिर मैं क्यों ले रहा हूँ? ले इसलिए रहा हूँ कि पृथ्वीराज की जाति या वंशोत्पत्ति क्या है, इस प्रश्न का तब तक कोई औचित्य नहीं था, जब तक उस पर झूठे प्रपंच आना शुरू नहीं हुए। तब तक वो केवल हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। फिर जब ऐतिहासिक महापुरुषों की आपके समाज में जो स्मृति पोषित है, द मेमोरी दैट यू हैव ऑफ देम, उसे अगर राजनीति के लिए आप विषाक्त कर दें, इफ यू अटैक दैट मेमोरी, तो फिर बात करना और तथ्य रखना आवश्यक हो जाता है। और अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगाएंगे, तो भविष्य में ऐसे प्रपंचों के ढोल और भी ऊंचे सुर में बजाए जाएंगे फिर। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि आप गुज्जर जाति या जनजाति कह लें, उससे थे। कथन का आधार है एक और कथन कि जिसे हम आज गुजरात नाम से जानते हैं, वहाँ और उससे उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मूलतः उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पहले एक गुज्जर जनजाति थी जिसका वर्चस्व था, और चौहान वंश उन्हीं में से निकला है। जी।
तो इस विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य बिंदु जो है, वो है गुर्जर शब्द, जिससे गुजरात नाम पड़ा। अब इसकी विवेचना जाति सूचक है या स्थान सूचक है, सारा खेल वहीं होता है। दावा ये किया जाता है कि गुर्जर जाति जनजाति के नाम पर ही स्थान का नाम गुर्जर देश इत्यादि पड़ा है। अब यहाँ बाईं ओर साक्ष्य है और दाईं ओर उसका स्पष्टीकरण या अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल में जो एक ग्रंथ बनना आरंभ हो चुका था, पृथ्वीराज विजय, उसके छठे सर्ग का श्लोक है। और इस ग्रंथ के जो लेखक थे, ये कश्मीर से आए एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम जयानक था। तो यहाँ पृथ्वीराज के जो पूर्वज थे अर्णोराज चौहान, उनकी दोनों पत्नियों की चर्चा हो रही है और जयानक जी लिखते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां जो है वो किन भौगोलिक क्षेत्रों से थी। एक पत्नी को वो मरुभूमि से आई बताते हैं। ये जो अवीची भाग नामो मरुभूमि नामा लिखा है, अवीची से अर्थ है जो जल की लहरों से रहित जो क्षेत्र होता है। तो एक पत्नी उनकी मरुभूमि से आई है, बेसिकली द थार डेजर्ट एरिया, वेस्टर्न राजस्थान। दूसरी पत्नी वो गुर्जर भूमि से आई बताते हैं। तो आपको इतना तो समझ आएगा कि यहाँ गुर्जर भूमि एक भूभाग को कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मरुभूमि कहा गया है एक ज्योग्राफिकल एरिया को, उसी प्रकार एक और ज्योग्राफिकल एरिया को गुर्जर भूमि कहा गया है। तो यहाँ सबसे पहले चीनी यात्री युआन च्वांग, इन्होंने 630 से 44 ईस्वी तक की अवधि में भारत यात्रा की थी। तो उन्होंने जो कुछ लिखा उसका ही अंश है। तो ये घूमते घामते गुर्जर देश में भीनमाल नामक एक स्थान पर भी गए थे और वो लिखते हैं कि गुर्जर देश का राजा युवा और जन्म से क्षत्रिय है। तो ये थे कुछ साक्ष्य पृथ्वीराज की वंशोत्पत्ति से जुड़ा, जो जबरदस्ती का बचकाना विवाद कहूंगा मैं इसे, उस पर। तो अधिकतर आपको आगे विस्तार से पुस्तक में मिल जाएगा और मेरा सुझाव होगा कि ये जो पुस्तक के बाहर के साक्ष्य दिए हैं और जो पुस्तक में साक्ष्य हैं, आप दोनों को देखें, दोनों का प्रयोग करें। तो इसके बाद मैं छोटा सा शुद्धि पत्र देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुस्तक में जहां पर गलतियां हुई है उनके बारे में मैंने बताया है कि एक स्थान पर जयरथ के उद्धरण के स्थान पर जो नराज की टीका लिख दिया है मैंने। और फिर पृथ्वीराज के जो पूर्वज थे अजयराज चौहान, उनकी मृत्यु के संबंध में जो प्रसंग दिया है वो वास्तव में एक दूसरे राजा के लिए था। और तो वो कंफ्यूजन एक रहा है। और बाकी जो मानचित्र मैंने बताया है, आपको दिखाया अभी, उसमें जहाँ चालुक्य लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक, तो वहां आप चालुक्य पढ़ सकते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा व्याख्यान था। मेरा एक प्रश्न ये है कि तोमर राजाओं के जो राजा थे अनंगपाल द्वितीय, उनके लिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी थे। जी, जी। अनंगपाल जी द्वितीय का कोई वंशज नहीं था, तो नाना जी ने अपना जो है राज्य जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी को सौंप दिया था। क्या ये सत्य है? जी, सत्य नहीं है। इसका आपको खंडन जो तोमर राजाओं की वंशावली है, ढीली वंशावली कहा जाता है उसे, उससे मिल जाएगा। जिस काल में पृथ्वीराज का जन्म हुआ, पले बढ़े और उनका शासन है, उस पूरे काल में अनंगपाल तोमर नाम के कोई शासक तोमर राज्य में थे ही नहीं। अनंगपाल नाम के जो 2-3 शासक तोमर राजवंश में मिलते हैं, वो सभी पृथ्वीराज से 100-150 वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले ही आकर चले जाते हैं। तो पृथ्वीराज के समकक्ष जो तोमर राजा आपको मिलते हैं, वो है मदनपाल तोमर, उसके बाद पृथ्वीपाल तोमर और फिर गोविंदराज तोमर। तो ये आपको ढीली वंशावली में मिल जाएगा। पुस्तक में भी इस बारे में विवरण दिया है मैंने।
तो मैंने ये विषय पुस्तक में भी कवर किया है। पर हाँ, आपको ढीली वंशावली से सिद्ध हो जाएगा। उसके अतिरिक्त 1-2 जैन ग्रंथ और थे, मैं अभी पसनाचर्यु जो पार्श्वनाथ चरित्र है, उसमें भी आपको इस बारे में साक्ष्य मिल जाएँगे। तो ये मूलतः ये सब पृथ्वीराज के 400-500 वर्ष बाद जो रासो साहित्य आया है, पृथ्वीराज रासो इत्यादि, ये सारी भ्रांतियाँ वहाँ से आई हैं। जी। एक्चुअली वीरेंद्र जी मेरे 3 प्रश्न थे, इसमें से 2 के आपने उत्तर दे दिए हैं वैसे तो। एक ओके। तो गुज्जर के ऊपर मेरा प्रश्न था और दूसरा इतिहासकार आजकल कोई भी जो है इतिहासकार बनकर इतिहास की व्याख्या करना शुरू कर देता है। लेकिन वो कुछ जो मूल प्रामाणिक सोर्स या जो स्रोत होते हैं, उनको पढ़ने तक का कष्ट नहीं उठाते हैं। चलिए आपने उसका भी मेरे को उत्तर दे दिया। अगला जो मेरा एक प्रश्न था, पंजाब में आपने चौहान शासकों के विषय में बताया है। लेकिन अगर हम आज का परिप्रेक्ष्य में देखें तो पंजाब में केवल और केवल सिख इतिहास के अलावा जो पुराना जो इतिहास है पूरी तरह से गायब कर दिया गया है या उसको छिपा दिया गया है। तो पंजाब में जो इतिहासकार जो आजकल छुपाया गया है उसके विषय पर आपका क्या मत है? देखिए, इतिहास कहीं का भी जब छुपाया जाता है तो अब इस विषय में क्या कहें, मतलब नैरेटिव बिल्डिंग जो है, वो एक अलग ही क्षेत्र हो जाता है पूरी तरह से, कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का नैरेटिव प्रचलित किया गया है। अब इसके कारण बहुत गहरे हो जाते हैं। सत्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकादमिया में किस प्रकार की विचारधारा हावी है, मीडिया में किस प्रकार की विचारधारा हावी है, कौन-सा समाज कितना जागरूक है अपने परिप्रेक्ष्य को रखने में, अपने कथानक को मुख्य धारा में लाने में, इन सब बातों का असर पड़ता है। तो इस ओर सामान्य जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो हमारा अकादमिया है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें किस तरह की कैंपेन होती है, आप सभी जानते हैं, उसे ध्वस्त करना पड़ेगा। फिर जो चौहान वंश है, जो क्षत्रिय वंश है, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा कि अपने इतिहास को सही तरीके से, बिना भावनात्मक हुए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और फिर अ, बात इट्स नॉट अ डिबेट, इट बिकम्स अ फाइट। तो ये सभी ओर से सुधार होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि पंजाब में चौहान वंश या अन्य जितने भी राजपूत वंश हैं, उनके शासन का जहाँ तक प्रश्न है, तो ये थोड़ा-सा इतिहास में कुछ पीछे की सदियों में चला जाता है। तो ये एक नॉर्मल, आप एक टेंडेंसी कह सकते हैं इसे, इसमें किसी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ही किसी का दोष होगा। सिख इतिहास, मराठा इतिहास, जाट इतिहास, ये मध्यकाल के बाद की सदियों के इतिहास हैं, ठीक है? तो इनमें राज्य बनना, स्टेट फॉर्मेशन और जो भी इनके क्रियाकलाप थे, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा पीछे के नहीं हैं, इसलिए इनका इतिहास लेखन भी अच्छा है, इन पर अनुसंधान भी अच्छा है, तो हमें ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं, हमें इनके बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान जैसी हस्तियाँ, वो तो ख़ैर एक अपवाद है, उनकी तो फिर भी थोड़ी बात हो जाती है। ऐसे बहुत से शूरवीर योद्धा हैं जिनकी बात नहीं होती, क्योंकि थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर चला जाता है मामला और वहाँ इतना अनुसंधान नहीं किया जाता, और कुछ जैसा कि मैंने कहा प्रोपेगेंडा की समस्या है। तो ये सब कारण है। डिस्कशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हम भी अपने पूर्वज की बात करते हैं तो हम अक्सर उनकी अच्छाइयाँ याद करते हैं, पर आपने इस सेशन में काफ़ी अच्छे से संकलन किया और बताया कि आपको पता होना चाहिए कहाँ हमसे त्रुटि भी हुई है। आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में बात किया है, राइट? जी, जी। सच है, ये कोई एक लोकल लेजेंड है जो कि बाद में किसी डॉक्यूमेंट का वो ले लिया। तो ऐसा हुँ, क्यों हुँ। हुआ? हिस्टोरियंस ने बड़ी कन्वीनिएंटली बाकी जगह तो आपके जो लोक कथाएँ हैं उनको कन्वीनिएंटली डिस्कार्ड कर दिया, पर हुँ, एक हुँ। डॉक्यूमेंट जो कि हमारे खुद के राजाओं को विलिफाई करता है, जयचंद ट्रेटो बन गए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतना मेनस्ट्रीम हो गया। तो जी, जी, ये जी। सिलेक्शन जी। क्यों कर रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। अ, होता क्या है। के लिए है, आई एम सो सॉरी। जी, जी। और मैंने एक और महाकाव्य सुना है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। जी, जी। थोड़ा जी, जी। पहले मैं रासो की ओर आता हूँ। होता क्या है कि
फ़िक्शन जो है ना, जिसमें मसाला होता है, जिसमें ड्रामा होता है, व्हिच पीपल कैन ईज़िली कनेक्ट विद, पीपल कैन ईज़िली रिलेट टू, वो बड़ी आसानी से लोगों के बीच पहुँचाया जा सकता है। ट्रुथ जो है, वो ज़्यादातर मामलों में थोड़ी बोरिंग होती है, थोड़ी टेक्निकल होती है, तो कई बार वो पीछे छूट जाती है। जहाँ तक प्रश्न है कि रासो इतना फ़ेमस क्यों हो गया, उसके मिथकों को इतना क्यों ग्रहण कर लिया गया, तो उसका दोष आप बुद्धिजीवी वर्ग को जितना देंगे, उतना ही सामान्य जनमानस को भी देना होगा। कारण ये कि देखिए, जब भारत में तुर्कों का, उसके बाद मुगलों का शासन स्थापित हुआ, तो जो हिंदू समाज था उसका जो मोरल था या जो सेल्फ एस्टीम था, उसे एक हीरो की आवश्यकता थी। कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा किरदार होना चाहिए, जो रेलेवेंट भी हो, जिसने लोहा लिया हो, जो यंग भी हो और जिससे जुड़े कुछ ऐसे पहलू हों कि जैसे गौरी से युद्ध किया, संयोगिता से प्रेम किया, इस तरह की बातें जिससे कि जनमानस में रिलेट करने के पॉइंट्स मिले। तो इन आवश्यकताओं के चलते समय-समय पर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रासो जो है, एक बार में किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। ग्रंथ में बार-बार, समय-समय पर अलग-अलग कारणों से अलग-अलग लोगों ने इंटरपोलेशंस किए हैं, प्रक्षेप किए हैं। तो इसे आप एक काव्य के रूप में लें, आप इसकी सराहना करें, लेकिन इससे इतिहास की जानकारी ढूँढने का प्रयास ना करें। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जी। और जहाँ तक पृथ्वीराज विजय का प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय जैसा कि मैंने कहा, कश्मीर से एक पंडित आए थे, जयानक नाम के। वो पृथ्वीराज के राज दरबार में आते हैं और वहाँ उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया और पृथ्वीराज के जीवित रहते-रहते उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ का काम शुरू किया और ये काम, जितना आप ग्रंथ को देखकर समझ पाएँगे, उससे स्पष्ट होगा, ये चौहान राजवंश की देख-रेख में लिखा गया है। क्योंकि जानकारी की एक्यूरेसी और जिस राज परिवार का उस समय शासन था, पृथ्वीराज के परिवार का, उसके अतिरिक्त चौहानों का एक और राजवंश रहा था, जैसा जो मैंने आपको वंशावली में दिखाया था, वहाँ एक रानी थी सुधवा। उनके जो पुत्र थे विग्रहराज चौहान आदि, उस राज परिवार के बारे में थोड़ा-सा जो ठंडा रुख लिया गया है, उन सब बातों से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये उस राज परिवार की देख-रेख में ही लिखा गया है। तो इस ग्रंथ की केवल एक प्रति आपको मिलती है और वो कश्मीर से मिलती है, जो एक ओरिएंटलिस्ट थे, यानी कि ओरिएंटलिस्ट से मतलब है जो ईस्टर्न वर्ल्ड को स्टडी करने की जो एक डिसिप्लिन था ब्रिटिश काल में, देयर वाज़ एन ओरिएंटलिस्ट नेम्ड जॉर्ज व्यूलर। वो कश्मीर की यात्रा पर गए थे और संयोग से उन्हें पृथ्वीराज विजय की इकलौती प्रति बुरी तरह से क्षत-विक्षत हालत में मिली थी और ये ग्रंथ एक सीमा पर आकर अचानक से इट टेक्स एन अब्रप्ट एंड, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट टेक्स्ट व्हिच इज़ अवेलेबल, और जो मिलता है उसमें भी कई श्लोक आपको बुरी तरह से क्षत-विक्षत है, तो इसलिए उनका अर्थ निकालना दुष्कर है। लेकिन फिर भी जैसा भी आधा-अधूरा मिला है, पृथ्वीराज विजय समकालीन ग्रंथ है और बहुत सटीक है। तो उसका कोरॉबोरेशन आपको शिलालेखों से और अन्य स्रोतों से हो जाता है कि पृथ्वीराज विजय में जो बात लिखी है वो सच है, बिकॉज़ द अदर सोर्सेस वुड कोरॉबोरेट इट। जी। वीरेंद्र जी, इसी तरीके से चंद्रपंताई की जो एक कविता जो आती है ना, मत चूको चौहान, उसकी सत्यता जी। और उसकी तथ्यता के बारे में कुछ बताइएगा? जी, जी। हाँ, ये पृथ्वीराज की मृत्यु के प्रसंग में कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज हार गए तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, तो गौरी उन्हें बंदी बनाकर गज़नी लेकर गया और वहाँ कैद में, ये मैं रासो की कहानी बता रहा हूँ आपको, चंद बरदाई जी ने जो लिखा। वहाँ कैद में जब पृथ्वीराज के होने का समाचार चंद बरदाई को मिलता है, तो वो यात्रा करके गजनी जाते हैं
और वहाँ गज़नी में वो गौरी से बात करते हैं। अब देखिए भाट लोग क्या होता था, जितने अच्छे कलम के धनी थे, उतने ही वाक्पटु थे। तो किसी से जाके सोशलाइज़ करना, इंटरैक्ट करना, किसी से थोड़ी अपनी पटरी बैठा लेना, ये इनकी विशेषता होती थी। तो फटाफट से चंद बरदाई जी ने गौरी से थोड़ी बातचीत-वातचीत की और फिर उसे बताया कि हाँ, मैं ये हूँ, ये स्थिति है। फिर वो बोले कि राजा को एक बहुत ही अद्भुत उनका एक कौशल है कि वो बिना आँख के भी शब्दवेधी बाण चला सकते हैं। यानी कि बेसिकली यू हियर अ साउंड एंड यू शूट। तो गौरी को कौतूहल हुआ और उसने कहा कि ठीक है, लेट्स हैव अ डेमोंस्ट्रेशन। अ, डेमोंस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पृथ्वीराज कहते हैं कि आई विल शूट ओनली अपॉन हियरिंग द कमांड ऑफ गौरी हिमसेल्फ। और जैसे ही गौरी ने मुँह खोला टू 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 आस्क हिम टू शूट, तो उस ध्वनि के आधार पर पृथ्वीराज ने शूट किया। तो उसमें सहायता के लिए चंद बरदाई ने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि 8 वंश 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसा कुछ जो बताया जाता है। तो कि इस प्रकार की आपकी मेजरमेंट है और यहाँ पर आपका टारगेट है, डोंट मिस हिम। जी, तो ये रासों की पंक्तियाँ हैं। अब अगर आप सत्य की बात करें, तो ये तो रासों की बात हो गई। सत्य की बात करें, तो पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए थे, ये सच है। उन्हें कैद में रखा गया था, ये भी सच है। फिर अंत में मार दिया गया, ये भी सच है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम गजनी में ना होकर अजमेर में हुआ है। तो उन्हें कैद में लाया गया अजमेर में और अजमेर में ही मारा गया है। इसके बारे में भी मैंने पूरा विवरण दिया है पुस्तक में, क्योंकि कुछ महानुभाव कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जाके हम पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ ले आए हैं, तो मैं नहीं जानता उन्होंने क्या वहाँ ढूँढा और वो क्या उठा के वहाँ से लाए हैं। पर मैं साक्षी के रूप में आपको ये बता सकता हूँ कि ब्रिटिश शासन में एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों को चाहे आप जो भी कहें, इतिहास में उनकी रुचि तो थी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं कोई ऐसी लीड मिलती है, कोई इतिहास की नई बात मिलती है, तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उस काल के, दे वुड टेक एन ऑनेस्ट इंटरेस्ट। बाद में वो कहानी क्या बताएँगे, उसमें उनका अपना कोई पूर्वाग्रह आ सकता है, वो किसी का भी आ सकता है, लेकिन आप रुचि को नकार नहीं सकते। तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी थे, अफ़गानिस्तान में उस समय कोई अभियान में थे, वहीं गज़नी के आस-पास थे और उनकी जो सेना थी, उसमें भारत से कुछ चौहान सैनिक गए थे। बात 19वीं सदी की होगी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। तो वो चौहान सैनिक अधिकारी के पास पहुँचे और क्योंकि रासो तब तक प्रसिद्ध हो ही चुका था, तो सब लोग यही मानते थे कि हाँ, गज़नी में कहीं पर पृथ्वीराज चौहान की जो जिसे आप कहेंगे जो ग्रेव या जो भी है वो होगी। तो ये सैनिक गए अधिकारी के पास जाकर के कहा कि हम उस ग्रेव को ढूँढना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान की। अधिकारी ने कहा ठीक है, यू टेक लीव, आप जाइए और ढूँढिए। अब ये सैनिक पूरे गजनी में घूमे, आस-पास लोगों से पूछा, सब जगह घूम फिर के आ गए। अधिकारी ने पूछा कि कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो उस समय जब कुछ नहीं मिला, तो अभी कहाँ से कुछ मिल गया मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, तो ये थे तथ्य। जी। मेरा प्रश्न का पार्टली तो आंसर आपने कर दिया। वो पृथ्वीराज चौहान जी के मृत्यु के बारे में था। हमने जैसे पहले आपने बताया था कि उनको गौरी ने प्रेशराइज किया था कि ही शुड बिकम वसाल ऑफ गौरी, बट ही रिफ्यूज्ड। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि उनको अजमेर का राज्य सौंप दिया गया था और बाद में ही स्टार्टेड अ रेबेलियन अगेंस्ट गौरी फ्रॉम दैट किंगडम एंड he was killed. How far this narrative is true? जी, इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जो अपब्रिंगिंग थी, जो आप उनकी पूरी लाइफ स्टोरी देखेंगे, उसके बाद आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति झुकने वालों में से नहीं है, कि किसी और की अधीनता स्वीकार कर ले। दूसरा,
अधीनता स्वीकार की गई थी लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वारा नहीं। ये काम उनके पुत्र गोविंदराज चौहान ने किया था और इस कृत्य के लिए जो हम्मीर महाकाव्य लिखा नयचंद्र सूरि जी ने, उन्होंने इसके लिए गोविंदराज चौहान को बहुत नीचे आंका है और जिसे कहेंगे आलोचना की है कि कुल का नाम डुबो दिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जो अधीनता स्वीकार की थी, पृथ्वीराज चौहान जब नहीं माने, उन्होंने गौरी को मारने की कोशिश की, कोशिश करते हुए उनका पर्दाफाश हुआ। बेसिकली द प्लॉट वाज फाउंड आउट, गौरी ऑर्डर्ड हिम टू बी किल्ड। उसके बाद एक स्थानीय शासक चाहिए जो आपकी बात भी मान जाए, विद्रोह भी ना करे। हर प्रकार से पृथ्वीराज के अवयस्क जो छोटे पुत्र थे, he was a kid at that time, गोविंदराज चौहान, उन्होंने अधीनता भी स्वीकार की एंड he was a perfect candidate for गौरी, क्योंकि ना तो वो इतने जवान थे कि कोई विद्रोह कर सकते थे, ना वो इतने छोटे थे कि उनके राज्य पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता कि ये तो दूध पीता बच्चा है, इसे कैसे राजा बना सकते हैं। तो ये अधीनता स्वीकार की है गोविंदराज चौहान ने। जी। मैं कल 10-12 साल पहले अजमेर गया था। अजमेर में पहाड़ी पर कोई म्यूजियम है, हम दोस्तों के साथ में उस म्यूजियम को देखने गए थे और अजमेर से कुछ स्थानीय लोग भी साथ में थे। तो उसमें चेतक का भी उसमें कुछ है बना हुआ म्यूजियम है उसमें। उस पहाड़ी से हमने देखा ऊपर पहाड़ी पर कुछ किला भी है, बट किला में जाने की इच्छा जाहिर करी तो किला जो कब्जे में है ना, वहां के स्थानीय मुसलमानों के कब्जे में है पूरा किला। तो वहां के स्थानीय लोगों ने हमको मना किया कि वहां जा भी नहीं सकते आप, और हम तो आम आदमी, हम भी नहीं जा सकते। और इवन कल को कुछ को कोई क्राइम भी हो जाती है तो पुलिस वाले भी उस किले में ऊपर जो पृथ्वीराज चौहान का किला है, कुछ मुसलमान और असामाजिक तत्व हजारों की संख्या में रहते हैं और वहां पे कोई पुलिस भी नहीं जा सकती। तो ये कहां तक सत्य है, एक प्रश्न। दूसरा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बसंत कुंज में, यहाँ पे कुतुब मीनार नजदीक है। कुतुब मीनार के नजदीक जंगलों में कुछ एक किला नुमा कुछ है। हम कुछ वर्ष पूर्व घूमते घामते पहुंच गए थे तो पता चला ये भी पृथ्वीराज चौहान जी से संबंधित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली की क्या पूरे भारत की, हिंदुस्तान की जनता 100% को पता है कुतुब मीनार के बारे में, लेकिन हमको अभी पता चला, अभी कुछ वर्षों पहले, कि पृथ्वीराज चौहान का भी कोई किला इसी कुतुब मीनार के पीछे जंगलों में भी कुछ है। तो उसका किसी को जनमानस को, ना सरकार को, ना आर्कियोलॉजिकल वाले को पता है, नहीं है, संरक्षण है, कोई देखने की इच्छा नहीं है समाज को, लोगों को। तो ये दोनों बारे में आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, जानकारी। जी, पहले मैं अजमेर के किले की ओर आऊंगा। अब देखिए, जो असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है, जा नहीं सकते, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना कह पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अजमेर इतना अधिक जाता आता नहीं हूँ। पर हाँ, अगर कब्जा हुआ है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, दुर्ग जो है वहाँ पहाड़ी पर, वो चौहानों का ही दुर्ग है और अजमेर जो नगर है उसका नाम ही इस आधार पर पड़ा था कि जब अजयराज चौहान 12वीं सदी के आरंभ में सांभर से उन्होंने अजमेर में, जो उस समय वहाँ छोटी-मोटी बसावट रही होगी कोई, तो उन्होंने बड़ी बसावट की थी और इस दुर्ग का निर्माण पहाड़ी पर किया था। तो उसी आधार पर, क्योंकि राजा का नाम अजय राज था, तो अजय का मेरु यानी कि पर्वत, अजय मेरु से अजमेर नाम पड़ा है। तो वो किला तो वही है, अजमेर का किला ही है, चौहानों का ही किला है। लेकिन जहाँ तक कब्जे का सवाल है, उस विषय में तो क्या कहा जा सकता है, राजनीति का विषय है। दूसरी बात, जो दिल्ली के आसपास के किले की आपने बात कही, बिल्कुल संभव है, हो सकता है। कुछ एक कहानियाँ, फोक टेल्स टाइप कुछ हो सकता है कि उठा हो, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका किला नहीं रहा होगा। बहुत बड़े राजा थे, शिवालिक तक उनका प्रभाव क्षेत्र था, जो आज का चंडीगढ़ है, लगभग उस क्षेत्र तक प्रभाव था। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि दिल्ली के आसपास का कोई किला रहा हो उनके प्रभाव क्षेत्र में। वैसे दिल्ली का क्षेत्र तोमरों के अधीन था। हाँ, उनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ पार्टनरशिप थी, या कह लें वैसेलेज थी। तो अब क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इसलिए उनसे जुड़ी चीज़ें ढूँढी जाती है और फिर इस तरह की कहानियाँ भी बन सकती हैं। तो जी, उनके प्रभाव क्षेत्र में रहा होगा किला अवश्य,
पर उससे ज़्यादा इतिहास में तथ्यात्मक, क्योंकि छोटा-मोटा किला है तो आपको उस विषय में ज़्यादा मिलेगा नहीं कुछ। तो देखिए, इतिहास का जहाँ तक प्रश्न है, मैं जो ट्रेडिशनल विज़डम है इतिहासकारों का, तो एक विषय में ज़रूर मैं मानता हूँ उसे। इतिहास का अध्ययन होता है तो जो एपिग्राफी है, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, उसे आप इतिहास के शरीर के स्पाइन या बोन्स कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो ग्रंथ आते हैं जितने भी, अ, जो फ़ोक टेल्स है या जितने भी और दूसरे लिटरेचर है, उसे आप मांस, मज्जा या रक्त की भांति मान सकते हैं, ठीक है? तो सत्य का जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल स्केलेटन है, वो आपका शिलालेखों से, एपिग्राफी से निकलना चाहिए, द बेसिक कोर फैक्ट्स। उसके आजू-बाजू का जो नैरेटिव है, द फ्लैशिंग आउट, वो आप ग्रंथों से कर सकते हैं। तो अब ये छोटे-मोटे किलों की जहाँ तक बातें हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो प्राइमरी सोर्सेज़ हैं, उनमें इनका अधिक वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि दर्जनों की संख्या में दुर्ग बनवाए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी और उनके पूर्वज विग्रहराज चौहान ने भी। तो संभव है उनका दुर्ग हो। जी। तो मेरा प्रश्न बेसिकली अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ही था। वो आपने स्पष्ट कर दिया कि वहाँ उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो जैसा कि आपने बताया कि अजमेर में उनकी मृत्यु हुई, तो क्या कोई स्थान ऐसा चिन्हित रह गया जहाँ पर उनके मॉर्टल रिमेन्स रखे गए या कुछ इस तरह का स्थान है आज भी, या ये इतिहास के पन्नों में खो के रह गया? धन्यवाद। जी। धन्यवाद प्रश्न के लिए। मॉर्टल रिमेन्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि क्षेत्र पूरा का पूरा पृथ्वीराज के मरने के बाद मुस्लिमों के अधीन चला गया, शासन के अधीन चला गया, तो इसलिए किसी ऐसी यादगार का, किसी ऐसी मेमोरी का बचना कि ये उनका स्थल है, वो कठिन है। पर इतना अवश्य पता चलता है कि उनका जो अंतिम संस्कार आदि है, वो उनके छोटे भाई हरिराज चौहान ने किया। और हुआ क्या कि जब पुत्र ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, तो पृथ्वीराज के छोटे भाई यानी कि गोविंदराज के अंकल हरिराज चौहान, वो इसके पक्ष में नहीं थे। और उन्होंने एक बार गोविंदराज चौहान को हरा भी दिया था और अजमेर का राज्य अपने अधिकृत कर लिया था, जब गोविंदराज चौहान फिर भागकर रणथंभौर की ओर चले गए थे। तो पृथ्वीराज का अंतिम संस्कार बताया जाता है कि हरिराज चौहान ने ही किया था। लेकिन कोई समाधि स्थल आदि नहीं मिलता, क्योंकि फिर हरिराज चौहान, ही वाज़ बेसिकली एन इंटरफेरेंस और एन इंटरमिटेंट रूलर। कुछ ही समय में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गौरी का फ्रंटमैन था इंडिया में गौरी के जाने के बाद, ऐबक ने कुछ समय बाद में फिर अजमेर में हरिराज चौहान को घेर लिया था, एंड देन सम सोर्सेस से हरिराज चौहान कमिटेड सुसाइड, अदर्स से ही डाइड फाइटिंग, व्हाटएवर, बेसिकली ही एंडेड। तो ज़्यादा समय उन्होंने भी राज नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि उसके बाद में अधिकतर समय मुस्लिमों का, आक्रांताओं का शासन रहा, तो इस प्रकार का कोई स्थल बचा रह जाए, उसकी संभावना ना के बराबर है। एक गल्प बीच में चला था कि संयोगिता के साथ कुछ मिसबिहेव। इससे पहले हमारी टीम ने दिल्ली में जो बेला सती का जो मंदिर है, वहां पे हमने हर साल हम हवन करते, पिछले 3 साल से मतलब बंद है कोविड की वजह से। तो क्या ये दोनों जो ये गल्प फैलाया गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो संयोगिता जी के लिए तो क्या मतलब पत्नी नाम जो भी हो सकता है, मैं नहीं कहता तो संयोगिता का वो भी एक उसके ऊपर भी वाइफ अपन तो मान सकते हैं, तो क्या वो सच है? दूसरा, बेला सती वाला जो मंदिर है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। तीसरा, मेरा एक सवाल है, इस किताब के बारे में मैंने व्यक्तिगत रुचि जी को भी मैसेज भेजा है, अवेलेबिलिटी के बारे में मुझे आप बताएं ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बता सकूं, क्योंकि मैं लास्ट में ज्वाइन हुआ जब आप गुजर देश के बारे में कुछ डिटेल दे रहे थे, तो तभी से मुझे लगा अच्छा है, सीरियस है, तो मैं जुड़ गया। बताएं। धन्यवाद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आता हूँ जो संयोगिता के विषय में कहा जाता है। कहा यह जाता है कि उनके साथ पृथ्वीराज के मरने के बाद
उनकी रानियों के साथ, विशेषकर संयोगिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और उसके बाद जो उनकी पुत्रियाँ थी पृथ्वीराज चौहान की, एक पुत्री का नाम बेला कहा जाता है शायद, तो उन्होंने प्रतिशोध लिया जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उसका। तो लेट मी स्टेट इट कैटेगोरिकली, इस प्रकार के इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इवन पृथ्वीराज रासो डज नॉट मेंशन एनीथिंग लाइक दैट। और न केवल रासो में, अपितु आप समकालीन शिलालेखों से लेते हुए पूरा अगर आप ट्रेडिशन देखेंगे कि कभी किसी युद्ध में नुकसान हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, नॉट जस्ट सेइंग अबाउट एक जो साका होता था वो तो सामूहिक रूप से होता था कि सभी योद्धा बाहर जाएंगे, लड़ कट के मर जाएंगे, या उस उद्देश्य से कि या तो जीतेंगे या सब मर जाएंगे। इंडिविजुअली भी अगर किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उनकी जो रानियां होती थी वो साथ में सती हो जाया करती थी। इसके आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे शिलालेखों में और ग्रंथों में। तो टिपिकली नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमनर्स, लेकिन जो एलीट फैमिलीज होती थी, अगर आपके पति किसी भी युद्ध में मारे गए हैं तो नॉर्मली ये होता था कि पत्नी सती हो जाएंगे उनके साथ में। और रासों में यही लिखा गया है कि पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार सुनते ही संयोगिता जो थे, कुछ जगह लिखा है कि वो तुरंत मर गई, कुछ जगह लिखा है वो बाद में सती हो गई, जो भी है। तो इस प्रकार का है। जहां तक बेला सती प्रकरण है, देखिए पृथ्वीराज की आधिकारिक इतिहास या जितना एविडेंसेस देखेंगे, उनकी कोई बहन होने का या उनकी बहन का तो चलिए फिर भी रासों में एक उल्लेख आता है कि मेवाड़ के शासक से बहन की शादी हुई, पर बेटी होने का कहीं कोई भी सबूत नहीं है। इस पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति 29-30 वर्ष की आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। तो अब उनकी कितनी बेटियां होंगी, कितनी बड़ी होंगी कि वो प्रतिशोध ले लेंगी, ये सब फिर मिथ्या बातें हैं। एक ही पुत्र थे, गोविंदराज नाम था, उन्होंने उनका वर्णन आपको फारसी इतिहास में भी मिल जाता है कि बेटे को फिर गद्दी दे दी गई थी। लेकिन बेटियां होना, बहनें होना साक्ष्यों की कमी है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आधा आपने आंसर किया था बट आधा रह गया। सो वो जो बुक थी जिन्होंने अफगानिस्तान गए थे, शेर सिंह राणा ने लिखी थी वो बुक जेल डायरी, तो वो मैंने पढ़ी थी। तो उस बुक में उन्होंने मेंशन किया कि जब वो गजनी जाते हैं तो वहां मोहम्मद गोरी की जो कब्र है उसके बाहर उन्हें एक कब्र मिली थी जिसपे लोग आज भी जूते मारते हैं। सो उसको उन्होंने रात में खोदा था बट उन्हें कोई हड्डी नहीं मिली वहां पे, बट एक मेटेलिक चीज उनको मिली थी उसमें। उसको लेके वो आए इंडिया में और कुछ मिट्टी लेके आए थे। अब क्वेश्चन ये था कि वहां पे जो कब्र है ऑलरेडी वो नोन है, वो एक काफिर की है और ऐसे है, मतलब रिलेटेड टू द पृथ्वीराज चौहान। और आपने अभी कोट किया ब्रिटिश का समथिंग कि ही सेंड समवन एंड ही डिडंट फाइंड। सो उस केस में मतलब आप क्या बोलेंगे कि पृथ्वीराज जो गोरी था अगर वो इंडिया में नहीं मरा और दोनों लोग की अलग अलग जगह पे डेथ हुई तो फिर वो एक साथ कैसे एग्जिस्ट करता है आज भी? जी देखिए, धन्यवाद। बस जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। ये जो ग्रेव है पृथ्वीराज चौहान की, पहली बात तो मैं जैसा बता चुका हूँ, इतिहास में जितने भी साक्ष्य मिलते हैं उनसे तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अजमेर में हुआ है सब। और जहां तक गजनी की उस ग्रेव का प्रश्न है, मिथ्स डू गेट क्रिएटेड फॉर वेरियस नैरेटिव्स, अलग अलग प्रयोजनों से। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, रासों में जितनी बातें आई हैं, तो ऐसा नहीं कि ये केवल भारतीय इतिहास में हुआ। बिल्कुल संभव है कि अफगानिस्तान में भी किसी पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्डिंग या प्रोपेगेंडा के लिए इस प्रकार से एक काफिर राजा की ग्रेव की आवश्यकता पड़ी हो कि हाँ, हमने उसे मारा था, उसे हराया था, तो जस्ट वी नीड टू बोस्ट एंड उसकी ग्रेव यहीं रखी जाए, सो दैट पीपल वुड बी आप अपना एक एजेंडा चला सकते हैं कि हाँ, ये रही उसकी ग्रेव, आप उस पे जूते मारिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। तो माय असेसमेंट वुड बी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं उधर ऐसा कुछ होने के, लेकिन जो अभी चल रहा है वो फिर क्या है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि किसी प्रोपेगेंडा के लिए इस प्रकार का नैरेटिव और ये सेटअप बिल्ड किया गया है फॉर पब्लिक कंजम्पशन।
जिस तरह से हमारे और रासों के अंदर चीजें जोड़ी गई है, उसी प्रकार से वहां जोड़ा गया है। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी की 29-30 साल की एज में ही डेथ हो गई थी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी तक जो हमने इतिहास पढ़ा है उसमें ये है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया था, और ये तो है नहीं कि मतलब एक अटैक किया और उसके 2 महीने बाद दूसरा अटैक कर दिया, उसकी तैयारी के लिए काफी टाइम लगता है। तो 17 साल भी अगर माने कि 17 साल लगे होंगे उनको, हर साल आता होगा अटैक करने के लिए, तो ये कहाँ तक संभव है कि पृथ्वीराज चौहान की डेथ 29-30 साल में ही हो गई होगी? जी, ठीक है। पहले मैं पृथ्वीराज चौहान की आयु पर आ जाता हूँ, जिसका वर्णन आपने किया। तो मैंने पुस्तक के आरंभ में, मुझे याद नहीं तीसरा या चौथा अध्याय कौन-सा है, उसमें एक पूरा अध्याय इस पर केंद्रित किया है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, क्योंकि इस विषय में भी भ्रांति थी। तो जन्म उनका 1162-63 ईस्वी में सिद्ध होता है, ग्रंथों और तर्कों के आधार पर, और उसी हिसाब से आप जब 91-92 ईस्वी आते हैं तो 29-30 वर्ष की आयु निकलती है। रही बात गौरी के 17 बार आक्रमण की, तो एक और आप फारसी इतिहास देखेंगे तो वहाँ जिन ग्रंथों के ग्रंथकारों को थोड़ी शर्म आ रही थी हार स्वीकार करने में, उन्होंने तराइन की पहली लड़ाई को गोल कर दिया और ये बोला कि तराइन में एक लड़ाई हुई, गौरी जीत गया, गेम ओवर। जिन्होंने ये स्वीकार किया उन्होंने कहा कि तराइन में 2 लड़ाइयाँ हुई, पृथ्वीराज गौरी के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई, पहले में हमारा बादशाह हार गया, फिर उसके बाद उसने अच्छे से तैयारी की, फिर से आया और इस बार वो जीत गया। तो फारसी इतिहास में आपको 1 या 2 इतना ही मिलता है कि लड़ाइयाँ इतनी बार हुई। भारतीय ग्रंथों में आपको 10, 15, 20, 25 बार ये लड़ाइयाँ दिखाई देती है। तो दोनों के ये जो एक्सट्रीम्स हैं, इनके बीच का सत्य ये है, गौरी की सेनाओं के द्वारा बार-बार रेड्स किए गए, बार-बार स्काउटिंग मिशंस किए गए। तो बार-बार, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि अचानक से सेना आई और एकदम से पूरा एक फुल ब्लोन इन्वेजन हो गया। यू नीड प्रिपरेशन, यू नीड इन्फॉर्मेशन, यू नीड लॉजिस्टिक्स, यू नीड टू स्काउट द एनिमीज एरिया, और आपको दुश्मन को परखने के लिए थोड़ा बहुत झड़पें भी करनी पड़ती है। तो हुआ क्या है कि बार-बार गौरी की सेनाओं ने, और ये शिलालेखों के द्वारा भी सिद्ध हो जाता है, लेट 1180s में उनके जो इस प्रकार के धावे थे, लूट मार के या टो लेने की कि कैसी ज्योग्राफी है, किधर कितनी गश्त होती है, फिर थोड़ी झड़पें भी हुई है। तो ये सब कुछ हुआ है और ये बार-बार हुआ है। भारतीय ग्रंथों ने इनको एम्प्लीफाई करके पूरा युद्ध बना दिया कि जी 17 बार गौरी आया, 17 बार हरा दिया गया, और फारसी इतिहासकारों ने अनावश्यक समझ के पूरी तरह से उन झड़पों को काट दिया। अब शिलालेखों में एक श्रेणी होती है जिसे गोवर्धन शिलालेख कहते हैं। जब कोई क्षत्रिय किसी क्षत्रिय कर्म में वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी याद में जो शिलालेख बनाते हैं उसे गोवर्धन शिलालेख कहते हैं, कि आप गौ या ब्राह्मण की रक्षा में राज्य कार्य करते हुए शहीद हुए। तो वो जो गोवर्धन शिलालेख होते हैं, लेट 1180s के गोवर्धन शिलालेख आप उस ओर देखें तो कई ऐसे शिलालेख मिल जाएंगे जिनमें लिखा होगा कि हाँ, फला व्यक्ति सैनिक या सामंत लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये नैरेटिव रहता है कि जो लड़ाइयाँ थी, झड़पें थी, उनमें ये जो आपका जो फिगर है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जी। अगर अपन पृथ्वीराज जी के बारे में आपने जो विश्लेषण किया है और जहांगीरनामा का आपने अभी एक रेफरेंस दिया था कि जहांगीरनामा में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो एक गुड रेफरेंस है। उसी वक्त उससे पहले बेसिकली अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी थी, उसके अंदर भी किला राय पिथौरा के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन किया था और ये लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को
पिथौरा की उपाधि दी, तो क्या हम उसको एज ए गुड रेफरेंस नहीं ले सकते? ठीक है, सबसे पहले तो मैं किला राय पिथौरा की ओर आता हूँ। तो वर्णन अगर अबू फजल ने आईने अकबरी में किया है तो उससे तो नकारा नहीं जा सकता। संभव है किला रहा हो, उनका रहा हो। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि पृथ्वीराज के विषय में आप आईने अकबरी अबू फजल पर ज़्यादा रिलाय ना करें, कारण कि ये रासों के काल में ही लिखा गया, जिन वर्षों में रासो प्रचलित हुआ है। एक तो समय है नहीं रासों का, धीरे-धीरे बढ़ता-घटता रहा है। तो जो रासों के मुख्य रूप से प्रचलित होने का समय था, ये वही अकबर के शासनकाल का समय था। उसी समय आईने अकबरी आया है, तो जो नैरेटिव या जो बातें आपको रासों में मिलती हैं, लगभग वैसी ही बातें आईने अकबरी में अबू फजल ने कर दी है। और दूसरा कारण जो अबू फजल पर ज़्यादा विश्वास न करने का है, वो ये है कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में महाराजा जयचंद्र को गद्दार कहना, देशद्रोही कहने के लिए कोई भी साक्ष्य तर्क हमें नहीं मिलता है। उल्टे मैंने पुस्तक में इस बात के साक्ष्य अवश्य दिए हैं कि उन्होंने कितनी बार विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया और किस प्रकार से उनके पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को बुलाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है एक्सेप्ट वन प्लेस, वही आईने अकबरी, वही अबू फजल। देखिए हुआ क्या, he had to take an apologist stand, अकबर क्योंकि पूरे भारत पर शासन कर रहा था लगभग, और वो ये चाहता था कि वी शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। तो आईने अकबरी में अबू फजल का जो अप्रोच था वो यही था कि मुस्लिम शासक जो आते हैं उनसे पहले के, अकबर से पहले के, जिन्होंने आकर के परमानेंट एक इन्फ्लुएंस बनाया, उनको जितना ज़्यादा हो सके अगर कोई नेगेटिव पोर्ट्रेयल है तो उसे डाइल्यूट किया जाए। तो अबू फजल ने क्या किया, आईने अकबरी में जब गौरी के हमलों का जिक्र किया तो उस समय गौरी को बेसिकली बेगुनाह बताने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए कि नहीं उसने तो ज़्यादा कुछ बुरा नहीं किया, इन्होंने इन्वेंट किया, और इनसे पहले और बाद में किसी ने ये बात नहीं की। पृथ्वीराज रासो भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जयचंद्र की प्रशंसा करता है कि उन्होंने गौरी को भयभीत कर दिया। ठीक है, तो वहां भी देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं है। तो आईने अकबरी में अबू फजल क्या कहते हैं कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज से शत्रुता के चलते गौरी को युद्ध करने के लिए बुलाया। क्या साक्ष्य है, क्या आधार है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लिखते कैसे, क्योंकि कोई आधार था नहीं। जब आधार नहीं होता तो फिर आप अपना सोर्स नहीं बताते, क्योंकि कोई सोर्स है नहीं। हाँ, उनकी क्या मजबूरियां थी ये हम अच्छे से समझते हैं। He wanted to absolve Gauri of the crime of coming into India, committing the excesses and taking over. तो कि नहीं, हम नहीं आए थे, आपके इधर के लोगों ने बुलाया था। इस तरह से उन्होंने जयचंद्र को बिना साक्ष्य के अबू फजल जी ने गद्दार कह दिया। वो दिन है और आज का दिन है। अच्छी बात है, आजकल सोशल मीडिया में धीरे-धीरे उस मिथक को चैलेंज किया जा रहा है, पर उसके अतिरिक्त कहीं भी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अबू फजल जी को आप अकबर के लिए पढ़ें, पृथ्वीराज के लिए ना पढ़ें। और शिव जी ने अपना चैट बॉक्स में प्रश्न लिखा है, तो वो मैं पढ़ देती हूँ उनके लिए। उनके हिसाब से पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इन दोनों के कुछ जॉइंट कॉइन्स के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है और एक तरफ गौरी की तस्वीर है, और गौरी के कुछ सिक्कों में लक्ष्मी जी का चित्रण भी है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? जी हाँ, मैंने उसका उल्लेख भी पुस्तक में किया है। हुआ क्या है, गौरी की एक नीति थी, जैसा कि मैं पहले इसमें उल्लेख कर चुका हूँ, कि वो सामंत के रूप में शासक चाहता था, और उसकी रुचि ये नहीं थी कि ज्यादा गहरे वो भारत में उतरे। उसे केवल क्षेत्र अपने अधीन चाहिए थे, बाकी वो ज्यादा गहरे नहीं उतरना चाहता था। तो जनता में ज्यादा विद्रोह ना हो, ज्यादा कोई समस्या ना हो, इसलिए नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, टू काम द पब्लिक डाउन,
एक मिक्स्ड इमेज देने की कोशिश की गई कि देखिए द रूलर इमीडिएटली अबव यू इज योर्स ओनली बट हिज बॉस इज माई सेल्फ। और इस मिक्स्ड पिक्चर को दिखाने के लिए ऐसे सिक्के निकाले गए, क्योंकि ये जो सिक्के जिनकी आप बात कर रहे हैं, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन इन देम। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनमें एक तरफ कुछ है, दूसरी तरफ कुछ है, और फिर दूसरा सिक्का है उसमें एक तरफ श्री सामंत असवारी लिखा है, किसी में लक्ष्मी जी हैं। तो हुआ क्या है कि ये किसी स्टैंडर्ड जो मुद्रणशाला जो टकसाल होती है, कॉइन्स की जो मिंट होती है, ये उससे नहीं निकले। इट वाज अ प्राइवेट एंटरप्राइज ऑफ गौरी ऑब्वियसली। तो उसने क्या किया, इस तरह का मैसेज देने के लिए ये मिक्स्ड कॉइन्स निकाले कि एक तरफ तो मैं रहूंगा, दूसरी तरफ पृथ्वीराज रहेगा, और इस तरह के कॉइन्स निकाल करके आप एक मिक्स्ड इमेज दें और ये कहें कि हाँ ठीक है, ये आपका लोकल रूलर रहेगा लेकिन मैं उसका बॉस हूँ। अब ये साबित करने के लिए इसकी पुष्टि और किस तरह से होती है, जब गौरी आगे बढ़ के गढ़वालों के राज्य में जाता है और जयचंद्र को हराया जाता है, तो उसके ठीक बाद फिर वह वापस वही होता है, वही मिक्स्ड कॉइनेज निकलती है। एक तरफ गौरी आता है, दूसरी तरफ एनी काइंड ऑफ हिंदू मोटिव और एनी सच रिप्रेजेंटेशन वुड बी दैट। तो ये एक पॉलिसी के तहत उन्होंने किया है। और जहां तक मेरा अनुमान है, या तो ये पृथ्वीराज के अंतिम दिनों में जब वो मनाने की कोशिश कर रहा था तब हुआ है, या उन्हें मारने के ठीक बाद में जब उनका पुत्र आया है, तो उसके उत्तराधिकार को थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन देने के लिए ये सिक्के निकाले गए हों, ये भी संभव है।